नमस्कार, खेल जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो हमारे देश में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है। फुटबॉल। फुटबॉल जो देखने में गोल्फ की तरह लगता है, लेकिन इस खेल के नियम और तकनीक दोनों अलग है। और इस खेल को खेलते हुए हमारे झारखंड के कई युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे झारखंड में फुटबॉल की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी देवपूजन ठाकुर। हमारे इस कार्यक्रम में देवपूजन ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आखिर फुटबॉल खेल कैसे खेला जाता है और फुटबॉल है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र रांची की तमाम टीम को, और साथ ही साथ सुभाष सर को और आपको भी, कि आपके द्वारा मैं जो भी बोलूँगा वो दर्शकों तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात है सर कि ये जो चैनल है दूरदर्शन, वो हम सबका बचपन बीता है इससे, तो ये बहुत अच्छा बात है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मौजूद हूँ और अपनी बातों को रख रहा हूँ। तो आपका सवाल था कि ये फुटबॉल है क्या और इसको कैसे खेला जाता है। तो फुटबॉल की अगर हम बात करें तो यह खेल है, और जिसके नाते आज मैं यहाँ पे हूँ। और एक ऐसा खेल है जैसे गोल्फ आप खेलते होंगे, तो सेम ये गोल्फ की तरह ही खेला जाता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि गोल्फ जो गेम है वो बहुत महंगा गेम है, बहुत कॉस्टली है, जिसके कारण जो मध्यम परिवार है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से इस खेल का जन्म हुआ। और जैसे आप गोल्फ देखे होंगे टेलीविज़न में या फिल्मों में, तो एक विस्तारित क्षेत्र होता है उनका, ठीक है, बहुत बड़ा मैदान होता है, और यहाँ से अगर हिट किया जाता है तो बहुत दूर पे रहता है जहाँ पे गोल किया जाता है, और वो एक गोल रहता है उसमें, जिसमें इन करना होता है। जबकि फुटबॉल में ऐसा नहीं है, इसके थोड़े से विपरीत है कि ये एक रोप होता है, रस्सी के माध्यम से इसके ट्रैक बने होते हैं, आर्टिकल बने होते हैं, आर्टिकल बेस में खेले जाते हैं। जैसे जो आर्टिकल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते ऐसे आर्टिकल बनते हैं। अगर मैं बोलूँ यू, एल, आई, इस तरह के भी बहुत सारे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ऐसे ट्रैक बने होते हैं और इस पर खेला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है शांति का, या तो कहा जाए कि मतलब आपका जो मन है उसको एकाग्र रखने की ज़रूरत है। जैसे आपको बाकी गेमों में लगता है कि बल से भी खेल सकते हैं आप, लेकिन इसमें बल से नहीं आप खेल सकते हैं, इसमें आप मन से खेल सकते हैं। अगर मन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप समझिए उस दिन आप जीत लीजिएगा। और सबसे मिनिमम जिसका पॉइंट होता है वही इसमें विजयी होता है। बाकी गेमों में क्या होता है कि जिसका ज़्यादा पॉइंट होता है, जैसे क्रिकेट में जो शतक मारते हैं तो जितना रन बनाएंगे उतना उनको विजेता घोषित किया जाता है, लेकिन इसमें जितना कम से कम पॉइंट होता है, और हमको पॉइंट ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसमें नियम रहते हैं, कानून रहते हैं, और इसका ये लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मार्क कटे जाता है। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो मार्क कटता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गेम है, और इसको मैंने बहुत मतलब 2011 से स्टार्ट किया था सर। फुटबॉल के बारे में कहा जाता है कि शारीरिक संतुलन और मानसिक एकाग्रता, इस खेल को खेलने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। और हाल ही के दिनों में आपको ये बता दूं कि सितंबर के महीने में देवपूजन ठाकुर हमारे झारखंड के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जो कि थाईलैंड का दौरा कर चुके हैं, जहां वर्ल्ड बीच फुटबॉल चैंपियनशिप का वो मुकाबला था। आखिरकार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उस मुकाबले में भारत की क्या स्थिति थी और क्या वहां से आप सीख कर आए हैं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहता हूँ, जोहार करना चाहता हूँ। और जैसे कि कोई भी एक मिडिल परिवार होता है, और जब वो एक देश से लेकर दूसरे देश में जाता है तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है हम लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा लगता है कि हमारे जो सपना है वो साकार हो गया, वहाँ जाना ही। और जैसे आपने कहा थाईलैंड हम लोग गए थे, तो ये मेरा पहला दौरा था, करीब 2007 से मैं खेल रहा था यहाँ, और ये मौका मुझे 2025 में मिला। तो समझिए कितना एक लंबा वक्त के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ गया था। और हमारे साथ करीबन 13 मेंबर्स थे, 14 मेंबर्स थे, और हम लोग सारे लोग गए थे यहाँ से।
तो एक जो मन में उल्लास होता है, एक मतलब बेचैनी होता है कि पता नहीं हम जो लड़का कभी झारखंड से नहीं निकलता था वो धीरे धीरे राज्यों में जाने लगा। और थाईलैंड जाने के बाद मुझे लगा सर कि होगा ऐसे ही, केवल भाषाएं चेंज होगी, लेकिन भारत से ना बिल्कुल अलग था। जैसे यहाँ हम लोग अगर सड़क पे चलते हैं, क्योंकि पहले रास्ता से ही बात करते हैं, तो यहाँ हम लोग हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वहाँ जैसे मैं उतरा वहाँ हॉर्न मतलब हॉर्नलेस गाड़ियाँ चल रही थी, मतलब हॉर्न का कोई ज़रूरत ही नहीं था, इतना शांत वातावरण था। फिर वहाँ भी एक अनोखा चीज़ था, वहाँ भी अच्छा सीखने को मिला। और उसके बाद जैसे हम लोग गए थाईलैंड में, होटल में रुके, नोवोटेल होटल है उसमें रुके, तो वहाँ के लोग बहुत अच्छा हम लोग को मान सम्मान इज्जत दिए। और साथ ही साथ हमारे गुरुदेव लोग का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते तो शायद हम लोग नहीं जा पाते। और जो सीख वहाँ मिला सर, वो सीख ये है कि कैसे टीम, जैसे आप अभी घर में हैं तो घर में रोज़ दिन बर्तन टकराता है, लेकिन जब कोई मुसीबत आता है या कुछ एक मिशन के लिए आप जाते हो या काम करते हो तो वहाँ आपका पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। उसी तरह जब नेशनल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि झारखंड को जिताना है, कोई बोलता है कि हम राजस्थान है तो राजस्थान को जिताएंगे, कोई बोलता है हम महाराष्ट्र के हैं तो जय महाराष्ट्र बोलते हैं, और कोई हरियाणा के, तो मतलब सब अपने अपने राज्यों को जिताने में लगे रहते हैं। लेकिन जब यही प्लेयर्स अलग अलग राज्यों से जब बाहर जाते हैं तो ये राज्य नहीं बनते सर, ये देश बनते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसे कि हमने क्या स्थान पाया, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि कोई भी इंसान ना हारने नहीं जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं मैच वगैरह, तो क्रिकेट भी देखते हैं तो लगता है धोनी ऐसे मार देता, विराट कोहली ऐसे मार देता, एक रन में क्यों आउट हुआ। तो क्या लगता है जो प्लेयर्स है वो क्या एक रन में आउट होना चाहते हैं? नहीं, वो भी चाहते कि हम अच्छा खेले, देश के लिए खेले, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि वो नहीं चाहते हुए भी नहीं चल पाते हैं। और दूसरा बात यह है कि हमने भी पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश, और हम तो बोलेंगे कि हमारे पास अभाव बहुत है जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जीत पाए, लेकिन हम डटे रहे, खेले, और हमारा मनोबल आज भी ऊंचा है कि अगर हमें ऐसा सुविधा मिलता है तो हम जीतेंगे सर, और जीतते रहेंगे। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और किसी भी खिलाड़ी के लिए भारत का, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना ये बहुत ही गौरव, बहुत ही सम्मान और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं देवपूजन ठाकुर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर फुटबॉल से आप कैसे जुड़े? पहली बार आप इस खेल के बारे में कैसे आपको पता किया और कैसे आप जुड़े इस खेल के साथ? सर ये बहुत अनोखा सवाल है, क्योंकि अगर आप भी सुने होंगे फुटबॉल के बारे में तो आपको फुटबॉल सुनाई नहीं दिया होगा, फुटबॉल सुनाई दिया होगा। जैसे यहाँ दूरदर्शन के एक साथी अभी जब सेटअप कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे फुटबॉल तो वही चीज़ जब मैं पहली बार फुटबॉल सुना था तो मुझे फुटबॉल ही सुनाई दिया था। और मैं कैसे जुड़ा उस पर मैं बात करता हूँ। मैं सेंट जॉन्स हाई स्कूल जो रांची में है, सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज, तो वहाँ मैं पढ़ रहा था 11-12 में। तो उस समय मेरे एक दोस्त थे सरवर अंसारी, तो वो फुटबॉल पहले से खेलते थे, पहले से वो जुड़े हुए थे इस गेम में। और अचानक इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो रहा था, तो इंटर स्कूल में सारे स्कूल को जाना था, तो वो मुझे अप्रोच किए। तो मैंने कभी फुटबॉल खेला नहीं, बचपन में खेलता था लेकिन उस समय खेलते थे नहीं। तो बोले चलो, तो मैं बोला यार, जैसे वो बोला कि देवा फुटबॉल खेलने जाना है, तो मुझे सुनाई दिया फुटबॉल जी। तो मैं बोला कि ले मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे भी हम पतला दुबला थे। तो बोले नहीं फुटबॉल नहीं, फुटबॉल। अब जैसे यहाँ के बहुत सारे लोगों को आज फुटबॉल सुनाई दे रहा है, तो उसी तरह फुटबॉल मेरे लिए पहला नाम था। तो मतलब क्या होता है ये गेम, तो मैं डरते डरते गया, क्योंकि कभी पार्टिसिपेट करता नहीं था, लेकिन डरते गया कि आखिर है क्या। तो जयपाल सिंह स्टेडियम जो आज पार्क के रूप में तब्दील हो चुका है, उस समय ग्राउंड था, और वहाँ हम लोग जाते थे। तो वहाँ जब पहली बार गए, देखे कि रस्सी लगा हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, और लकड़ी का एक मैलेट है, लकड़ी का बॉल है। तो मेरे लिए लगा कि जैसे हम लोग देहात में बोलते हैं ना, वो ढेल फुड़वा बोलते हैं ना, वो जो ढेल फुड़वा रहता है, तो उस टाइप का शेप में था। तो हम बोले कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा सर, कि पहली बार ऐसी चीज़ों को देखे। लेकिन जब खेलने लगे तो बहुत अच्छा लगा शुरू बार में, और हम लोग जीते उस समय, पहली बार जीते तो हौसला बढ़ा
कि हम लोग जीत सकते हैं। उसके बाद एक कारवां बढ़ता गया, फिर नेशनल, इंटरनेशनल, और आज इंटरनेशनल भी खेल लिया हूँ। और ये सपना था, क्योंकि कोई भी एक खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी अगर वो है तो उसका एक सपना होता है कि ये जो ब्लेजर है जो उसके सीना में हमेशा आ जाए। तो ये ब्लेजर के लिए ही लोग खेलते हैं और देश के लिए खेलते हैं। तो ये लगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें मौका मिलता है, खिलाड़ी और फौजी यही देश के लिए जाते हैं और देश के नाम पे कुछ करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये मेरे लिए कितना बड़ा उपलब्धि है, वहाँ पहुँचना, उस धरती पे पहुँचना ही। खिलाड़ी कहते हैं कि या तो खेलता है या फिर जीतता है, कभी वो हारता नहीं। हमारे साथ दीपूजन ठाकुर हैं, लेकिन हर एक खिलाड़ी को तराशने के लिए कहीं ना कहीं उनके प्रशिक्षक जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा दीपूजन कि आपके पहले गुरु कौन थे जिन्होंने फुटबॉल के बारे में विस्तृत जानकारी दी और आज आप भारत के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। जैसे सर, पहले गुरु की बात करें तो गोविंद झा राणा, और जब जयपाल सिंह स्टेडियम में खेलते थे तो वो हमेशा समझाते थे, हमेशा हम लोग को गाइड करते थे। और डीएवी स्कूल में आज भी वो स्पोर्ट टीचर हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। और जब भी फुटबॉल की बात आए तो बता दें कि बहुत सारे गेम में भी वो इंगेज हैं, क्योंकि स्पोर्ट टीचर हैं, लेकिन फुटबॉल के लिए उनका जो प्रेम है, क्योंकि वो आज भी गाना लिखते हैं फुटबॉल का, आज भी फुटबॉल की बातें करते हैं। मतलब कहा जाए कि वही मुझे यहाँ तक लाएं, क्योंकि कहा जाता है कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हैं या कुछ भी हैं, अगर आपके पीछे आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कोई नहीं है तो शायद आप उतने दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो एक ना एक दोस्त होना चाहिए, एक ना एक ऐसा इंसान होना चाहिए आपके पीछे, जब आप रुकने की चाहत रखते हैं तो वो बोलता है, पीछे से धक्का देता है, बोलता है नहीं, रुकना नहीं है, आगे जाना है। तो मेरे गुरु गोविंद सर हुए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, गोविंद सर के बाद में मिला परवीन मानवेटेकर सर को, जिनके द्वारा, उनके टीमों के द्वारा भारत में फुटबॉल आया था, तो वो भी हमेशा गाइड करते हैं। और अभी जो हमारे मेंटोर बन के गए थे, जो हमारे कैप्टन बन के गए थे, सुदीप मानवेटेकर, जो बड़े भैया भी हैं और कोच भी हैं, तो उनसे भी बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। वो हमेशा हमको डांटते थे वहाँ, मतलब जब भी मैं कुछ करता तो हर बार डांटते थे, लेकिन उनका डांटना कुछ और था। जैसे क्या होता है कि हम लोग शिष्टाचार, खिलाड़ी एक होता है ना, अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो वो मुझे बोलते थे कि देवा, तुम सीनियर हो, सीनियर की जैसा नहीं रहते हो, सीनियर जैसा रहो। तो मैं मन में सोचता था कि ये मेरे भैया हैं, मेरे सर हैं, ये मुझे सिखा रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से सोचता था कि आप अच्छे, ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर सोचता था कि सर किसी को आप सीनियर है ये नहीं जता सकते हैं जी। वो उनके ऊपर है कि आपको कैसा तवज्जो देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत गाइड करते हैं, हमेशा फ़ोन करेंगे, हमेशा बात करते रहते हैं। और मतलब कहा जाए ना, एक दिशा निर्देश जो देते हैं सबको, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे और नेक इंसान है। लेकिन अच्छा और नेक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में रहे और थोड़ा सा, अगर क्या बोले, मतलब आपको गाइड ना करे, थोड़ा सा कड़वाहट चाहिए, क्योंकि अगर हम सॉफ्ट बात करेंगे तो आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन एक कड़वाहट के साथ अगर हम बात रखेंगे तो आप मानोगे। तो वही बात है कि बहुत अच्छे लोग जुड़े, और फुटबॉल में जितने भी लोग हैं सर, आज जितने भी लोग हैं सब बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं। और ऐसे परिवार मुझे इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्य हूँ, भगवान से, प्रकृति से, या जिसका भी नाम दे आप। बिल्कुल, श्री गोविंद झा जी, जो कि हमारे फुटबॉल झारखंड संघ के सचिव महोदय भी हैं और दीपूजन ठाकुर के ये कोच साहब भी हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस दौरान जो आप एक जर्नी की शुरुआत किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पहुंचे, तो ऐसे में आपको अपने परिवार से, अपने घर वालों से किस प्रकार का सहयोग मिला? सर कहा जाता है कि सर, एक पत्थर को अगर मूर्त बनाना पड़ता है तो उसके लिए छेनी हथौड़ा लगाना पड़ता है। तो उसी तरह माँ बाप भी वही हैं। माँ बाप भी एक मूर्तिकार होते हैं, जो एक पत्थर को छेनी और हथौड़ा से वो बनाने का काम करते हैं। और जो इंसान अगर उसी में मतलब उलझ के रह जाते कि नहीं तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जैसे एक होता है ना घर में कि माँ बाप की बातों को हम दिल में लगा लेते हैं और उनको भी कुछ अलग बोल देते हैं। लेकिन माँ बाप जो भी होते हैं ना, आप अपने बच्चे के लिए हर चीज़ बोलते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे से कम बने, वो चाहता है कि हम जिस लायक हैं उससे ज़्यादा वो बने।
तो उसी तरह अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार हर किसी के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं सर। और मेरे लाइफ में भी मेरे माँ बाप मिले और मैं ऐसे माँ बाप को हर जन्म में पाना चाहता हूँ। हर जन्म में मुझे यही माँ बाप मिले, ये मैं दुआ करता हूँ। क्योंकि जब बचपन से लेकर आज तक कहा गया बहुत सारी कमियाँ घर में, मतलब कमियाँ इन द सेंस फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति हमारी बहुत मजबूत नहीं है, अभी भी नहीं है, उस समय भी नहीं थी। लेकिन मेरे पापा सैलून का काम करते करते, LIC करते करते, आज एक RCM है उसमें भी काम करते करते आज हमेशा साथ रहते हैं। आज अगर मैं देखा जाए तो फिल्म भी करता हूँ सर, मैं साउथ इंडिया में भी मैं काम कर चुका हूँ। तो मेरे पापा मम्मी का एक जो खुला सोच है या कहा जाए ओपन माइंड है, उनकी वजह से कर पाया हूँ। और आज मैं खेल रहा हूँ, जबकि 30 साल में लोग कमाने का सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सोचते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी करेगा तो करे क्या, हमारा तो खेल ही सबसे बड़ा चीज़ है सर। हम खेलेंगे नहीं तो हम रह नहीं पाएंगे। तो इसी तरह परिवार का साथ मिला, परिवार का सपोर्ट मिलता है। और हर इंसान को चाहिए कि देखिए, अगर घर में बर्तन है तो सर हर किसी का घर में होता है ऐसा। हमारे घर में भी कभी कभी विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन विचार ना मिलना ये अलग चीज़ है और दिल मिलना ये अलग चीज़ है। विचार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं करना है और अपने परिवार को ही लेके चलना है। क्योंकि देखिए सर, जो चीज़ें बाहर दिखती है ना वैसी है नहीं, और जो चीज़ घर में दिखती है वैसी नहीं है। इसका संदर्भ क्या है कि बाहर का दुनिया आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि घर का ही दुनिया सबसे ज़्यादा सुकून देता है आपको। जब आप विचलित होते हैं तो आपको बाहर का दुनिया आपको और विचलित करने में लगता है, लेकिन घर का इंसान चाहता है कि कैसे विचलित से इसको निकाला जाए। तो हर समय आपके परिवार ही आपका सपोर्ट में खड़े रहेंगे, इसलिए परिवार को ज़्यादा फोकस देना है सर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी देवपूजन ठाकुर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के खिलाड़ी तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और निश्चित रूप से इसका सारा श्रेय जाता है इनके पूरे परिवार को, जो हर वक्त इनके लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। अगर बात करें हमारे झारखंड की, तो झारखंड में फुटबॉल कैसे पहुंचा और अभी इसकी पहुंच कितनी ज्यादा है हमारे 24 जिलों में? सर सबसे पहले तो 2007 के आसपास ये फुटबॉल आया था। उस समय तो मैं खुद नहीं था इसमें, लेकिन जहाँ मुझे पता है गोविंद झा सर के द्वारा झारखंड में इसको लाया गया था, शुरुआत की गई थी। और शुरू में एक नया गेम था, तो इस DAV स्कूल के बच्चे खेलते थे। ज्ञानोदय एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे खेलते थे, और वही लोग इसको धीरे धीरे स्टार्ट किए। और आज अगर आज की बात की जाए तो फुटबॉल को काफ़ी लोग जानते हैं सर। और झारखंड के बहुत सारे ज़िले में इसका है, अभी बोकारो, हजारीबाग और मतलब गढ़वा, इस सब मतलब करीब 8-10 ज़िलों में तो लोग इसको जानते भी हैं, खेलते भी हैं। बस हमारा ये प्रचार प्रसार भी अच्छा हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का कमी हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो नहीं है। सरकार के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सरकार बहुत सारे गेमों को सपोर्ट करती है, और हम चाहेंगे कि इस बार जो सुदीप कुमार सोनू सर है, जो हमारे खेल मंत्री भी हैं और कला मंत्री भी हैं, तो उनसे मैं यही चाहूँगा कि इस अनरिकॉग्नाइज गेम को भी सपोर्ट करें, ताकि वहाँ के भी बच्चे फले फूले और वो गेम भी सुरक्षित रहे और वहाँ के खिलाड़ी भी सुरक्षित रहे। फुटबॉल की अगर बात करें तो हमारे झारखंड में, वैसे आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी इस समय कितने खिलाड़ी जो कि सक्रिय रूप से फुटबॉल को निरंतर खेल रहे हैं और भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहे हैं फुटबॉल में? सर ऐसे अगर देखा जाए तो ये हर यूनिवर्सिटी से भी लोग जुड़े हुए हैं। 2-3 साल से यूनिवर्सिटी गेम हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हुए हैं। 100-150 लोग भी हैं, लेकिन सक्रिय रूप से 50-60-70 लोग हमेशा दिखेंगे आपको। और जैसे भविष्य में इसका क्या योगदान है, आप शायद पूछे, तो मैं फुटबॉल को देखता हूँ कि सर जैसे कोई भी चीज़ आप देखिए, भीड़ में अगर आप जाओगे तो आपको पहचान नहीं मिलेगा। भीड़ से अगर आप निकल के कुछ काम करते हो तो वहाँ पे आपको पहचान मिलेगा। आप देखो कि छोटा बच्चा जन्म लेता है, उनके मम्मी पापा एक ऐसा खेल खिलाते हैं जिसमें बहुत भीड़ है, लेकिन एक ऐसा गेम जिसमें आज भीड़ बहुत कम है, और एक दिन यही जो लोग आज इसको अनदेखा कर रहे हैं, और जब इसमें भीड़ आ जाएगा तब आने से फिर दिक्कत होगा। तो आज बहुत संभावना है सर कि आप यहाँ करियर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और मेरा मानना है कि देखिए
अभी गेम तो स्टार्ट हुआ है 2007 से, और 2007 से लेके अब तक तो इंटरनेशनल भी हो रहा है, वर्ल्ड कप भी हो रहा है, एशियाई गेम भी बन चुका है। थाईलैंड जैसे देश, ताइवान जैसे देशों में सरकार के द्वारा वहाँ के स्पोर्ट एंड टूरिज्म के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, और जगह जगह पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, इसको ग्रीन स्पोर्ट के रूप में रखा जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो और उम्मीद है कि भारत भी कल करेगा, क्योंकि सर जहाँ उम्मीद होता है, जहाँ मतलब उम्मीद तो हर जगह रखना चाहिए, इंसान को उम्मीद कभी तोड़ना नहीं चाहिए, और एक दिन बहुत फलेगा फूलेगा, मुझे दिख रहा है आज से ही। और जैसा रहा कि फुटबॉल के बाद तो किसी न किसी को एक बार तो अपने कंधे पे उठाना पड़ता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये हम लोग को मिला है जो आज खेल रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट भी जब आया था तो शुरू जो थे उस समय क्रिकेट को कोई नहीं जानता था, फिर भी लोग खेलते थे। लेकिन आज क्रिकेट के लिए कितना हुजूम है, कितना दर्शक पागल होते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो दिन भी आएगा बस, और ये तो बहुत जल्दी भी आएगा अगर सरकार हम लोग पे ध्यान दे तो। ताइवान वो देश जहां पहली बार फुटबॉल को लेकर आया, और हम सभी जानते हैं कि गोल्फ जो कि बहुत ही महंगा स्पोर्ट है, और गोल्फ के विकल्प के रूप में फुटबॉल जो कि एक बहुत ही शानदार स्पोर्ट है, और इस स्पोर्ट्स के हमारे झारखंड के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवपूजन ठाकुर है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फुटबॉल के विकास के लिए, विस्तार के लिए हमारे झारखंड सरकार और साथ ही साथ फुटबॉल संघ झारखंड किस प्रकार का कार्य कर रही है फुटबॉल को विकास करने के लिए? सर फुटबॉल के विकास के लिए तो झारखंड फुटबॉल संघ बहुत काम कर रही है सर। वो जगह जगह पे हम लोग जाते हैं, स्कूल में बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। अभी मैं थाईलैंड से लौटने के बाद 2 स्कूल में भ्रमण किया हूँ, अभी जाना है। तो हर स्कूल में इस गेम को के लिए बात कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं, जहाँ पे पार्क बने हैं ऐसे जगहों पर भी बात करना बाकी है। मतलब टूर्नामेंट हमेशा हो रहा है, क्योंकि सर कहा गया कि अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको भोजन चाहिए, और खिलाड़ी के लिए भोजन टूर्नामेंट है। और हर बार समय समय पे सर डिस्ट्रिक्ट कराते हैं, स्टेट कराते हैं, ईस्ट जोन कराते हैं। तो यही खुराक है हम लोग का, और इसमें बहुत सारे नए लोग हमेशा आते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फुटबॉल को जानते हैं। और ये काम झारखंड फुटबॉल संघ के द्वारा किया जा रहा है, हमेशा होता जा रहा है। अभी बात रहा कि सरकार के द्वारा, तो सरकार अभी हम लोग को टकटकी नज़र से देख रहे हैं, और हम लोग भी उनकी तरफ देख रहे हैं। और हम लोग को भी आस है कि फुटबॉल को भी ध्यान दिया जाएगा, फुटबॉल के खिलाड़ियों को भी ध्यान दिया जाएगा, हमारे मनोबल को भी बढ़ाया जाएगा। और सरकार से, क्योंकि देखिए सर, दुनिया में कोई भी इंसान है, या कहा जाए कि सत्ता ही एकमात्र वो चाबी है जो सबका विकास कर सकता है। मैं बार बार रहता हूँ घर में, और जब बात होता है रिकॉग्नाइज गेम की बात, तो लोग बोलते हैं तुम्हारा गेम अनरिकॉग्नाइज है, फंड नहीं मिलेगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा वैसे। तो मैं सोचता हूँ कि अनरिकॉग्नाइज गेम है तो क्या मेरी गलती है? मैं तो खिलाड़ी हूँ, बिल्कुल, और हर गेम का एक खिलाड़ी होता है। और क्या मैं वोट नहीं देता हूँ उस विधायक को, उस सांसद को, उस मुख्यमंत्री को? तो क्या मेरी आवाज़ कौन उठाएगा सर? हम जैसे जो अनरिकॉग्नाइज गेम के खिलाड़ी हैं, वो किस पे भरोसा करेंगे? हमारे लिए भी तो सरकार यही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम तो इन्हीं पे ध्यान देंगे। तो मेरा यही मानना है कि अगर सरकार हमें इक्विपमेंट और प्लेग्राउंड और जो पर्यावरण रिलेट जहाँ क्षेत्र, जैसे देखिए सर हुनरू फॉल, रॉक गार्डन, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटक आते हैं। जिस तरह आज ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया के देशों में इसको पर्यटक के लिए आकर्षक का केंद्र बनाया जा रहा है फुटबॉल को, क्या हम अपना दिल और मन को अगर बड़ा कर ले तो क्या फुटबॉल को झारखंड में बड़ा नहीं बनाया जा सकता है? बाहर से लोग आते हैं, अब देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टाग्राम में लोग फूड ब्लॉगर हैं जो विदेश से आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हैं। तो जब वो जगह जगह पे जाएंगे और फुटबॉल रहेगा रखा हुआ, और फुटबॉल से वो खेलेंगे, उनके मन में एकाग्रता आएगा, तो फुटबॉल का विकास भी होगा, और फुटबॉल के जो प्रशिक्षक हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर सकती है पर्यटक स्थल के लिए। और मैं देख के आया हूँ थाईलैंड में ये काम होता है, और ताइवान में आज सर क्लब और स्कूल में सीमित नहीं है। मैंने कहा कि सरकार के द्वारा उसको पर्यटक जगहों पे भी विकसित और विकास किया जा रहा है। तो ये है, फुटबॉल को बढ़ाया जा सकता है।
जिद करते रहो जब तक टू मच ना हो जाए और सपने देखते रहो जब तक सच ना हो जाए। निश्चित रूप से वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, फुटबॉल भी धीरे धीरे हमारे झारखंड के अलग अलग जिलों में निश्चित रूप से एक ना एक दिन जरूर पहुंचने वाला है। आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो अगला लक्ष्य है, अगला टूर्नामेंट्स है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सर अभी तो टूर्नामेंट बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अगर अभी तत्काल की बात करें तो आपको भी पता है कि हम जैसे खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, उनके लिए आर्थिक जो आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोर होने के कारण हम लोग चाह के भी ऐसे जगह पे नहीं जा पाते हैं जहां हमें जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, एक दिन आने वाला समय में इंडिया के लिए हम वो खिताब देंगे जो हमारी चाहत है कि हम गोल्ड देंगे, और बहुत ज़्यादा गोल्ड देने वाले हैं। लेकिन बस वही है कि हमारे पास आर्थिक स्थिति की कमी है, और अगर हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होती है, दुरुस्त होती है, और हमारी आर्थिक स्थिति अगर सुधरती है तो जाहिर सी बात है कि हम आने वाले समय में फुटबॉल के नाम पे विजेता रहेंगे। और एक ताजुब की बात मैं बता दूं कि 2007 से फुटबॉल झारखंड में खेला जा रहा है, और फुटबॉल एकमात्र ऐसा गेम है सर, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कि जिसके द्वारा हमेशा फुटबॉल को मतलब स्वर्ण पदक, रजत पदक या जो भी तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमेशा फुटबॉल दिखता है सर, हमेशा। ये झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कोई भी लक्ष्य कहीं ना कहीं मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में फुटबॉल की स्थिति और संभावनाओं के विषय पे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक जानकारी दी। इसके लिए आपका हमारे पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम सब मिलकर कामना कर रहे हैं, और एक ना एक दिन उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल भी काफी प्रसिद्ध और बहुत बड़ा खेल के रूप में, और कई सारे युवा इस खेल को अपनाएंगे, और इस खेल को अपनाते हुए ना केवल हमारे राज्य का बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवपूजन ठाकुर, आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे दर्शकों के लिए देखते रहिए डीडी झारखंड। खेल जगत की ओर से धन्यवाद। जोहार।